आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 3 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आपने अभी तक सोशल साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप सोशल साइंस के कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। बात समझ में आया? यहां पर हमें दो प्रतिरोध दिया गया है, एक है R1 और एक है R2 और ये पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा कितना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे 1/R1 जोड़ 1/R2, इस पर टिक कर देंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन ये आपने गलत कर दिया, ये आपने गलत कर दिया। गलत क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे का ध्यान तो सीधे यहीं पर आएंगे कि सर तो हमें पढ़ाए थे कि पार्श्व क्रम वाला 1/R1 1/R2 इसी तरह का तो रहता है, लेकिन यहां पर गलत है। सर क्यों गलत है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर यही चीज श्रेणी क्रम में होता तो इसका आंसर क्या होता कि R बराबर होता R1 प्लस R2, अगर श्रेणी क्रम में होता तो। लेकिन श्रेणी क्रम में तो है ही नहीं, तो श्रेणी क्रम में होने से ऐसा होता। पार्श्व क्रम का सूत्र याद कीजिए, इसके ऊपर भी क्या होता है, उसके ऊपर में भी 1 लग जाता है। मतलब ये क्या होगा, पहला बात ये तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जबकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल सा ये आपका R है, ये आपका 1/R है, नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए नहीं होगा। अगर ये भी आपका 1/R रहता, ये भी अगर आपका 1/R रहता इस प्रकार से, तो बोलते नहीं ये ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर 1/R तो है नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। इस बात को आप जान लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपको तो भिन्न का जोड़ बनाना आता होगा ना। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी हमारा R टाइप का, ये भी हमारा R वाला है, ये भी हमारा R वाला है, ये भी हमारा R वाला है, मतलब हमको R के रूप में ही लाना पड़ेगा। चलिए लाएंगे भिन्न का जोड़। जैसे कि आप समझिए कि मैं आपको भिन्न का एक जोड़ बता रहा हूं, जैसे कि 1/2 जोड़ 1/3, इसका हमको भिन्न का जोड़ करना है। तो क्या करेंगे, जैसे 2 और 3 का एलसीएम नहीं मिलेगा तो सिंपल से इसको हम लोग गुना करके लिख देते हैं। अब देखिए नियम क्या कहता है कि इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और इसको इसके साथ, मतलब 3 के साथ 1 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है, और 2 गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो बस सिंपल इसको भी हम लोग इसी कंसेप्ट से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर R1 और R2 है, पता नहीं है, मतलब गुना कर दीजिए। R1 इंटू R2 हमने गुना कर दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो 1 इंटू R2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा जोड़, या फिर इधर इधर से मतलब 1 इंटू R1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर R1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R बराबर ये R2 जोड़ R1 है, ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या हम लोग पहले R1 को नहीं लिख सकते हैं? तो R1 जोड़ R2 को हमने लिख दिया, मतलब इस प्रकार से, और नीचे हमारी क्या है R1 इंटू R2 है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या किया जाता है, सब का सब हमारा क्या है R के रूप में है, तो इसको भी हम लोग R के रूप में बदल देते हैं। क्या करेंगे, ऊपर नीचे पलट देंगे, मतलब यहां पर इसको पलट देंगे इधर, इसको पलट देंगे इधर। तो अगर इधर पलटेंगे, अगर LHS साइड में पलटेंगे तो RHS साइड में भी पलट जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, R को ऊपर भेज देते हैं, 1 को नीचे ले आते हैं, तो इधर भी आपका पलट जाएगा। तो यहां पर R1 इंटू R2 आपका ऊपर चल जाएगा, और ये जो R1 जोड़ R2 है ये आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया? मतलब ये जो नीचे वाला था ना ये आपका ऊपर चल गया, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका नीचे आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से आप पता कर लिए ना कि R हमारा क्या आ गया, तो R हमारा आ गया R1 इंटू R2 बटे R1 जोड़ R2। क्लियर है? ऐसे तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से, आपने तो एकदम कुछ सेकंड में ही आप निकाल लिए होंगे। मुझे पता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन मैंने आपको एकदम कंसेप्ट को बताया। ठीक है, इसका एक्चुअल में कंसेप्ट क्या था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम प्रेम से क्वेश्चन को देखिए, प्रेम से क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, ओवर राइट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। और ये जो आप ये टेबल देख रहे हैं ये मैंने साइंस से लिया हुआ है आपको कुछ दिखाने के लिए, और ये हमारा उत्तल लेंस का है। ठीक है, ये सबका एक ट्रिक होता है, ये सबका ट्रिक होता है। मैं आपको ट्रिक भी बहुत ही जल्द करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन आप लोग कॉमेंट कीजिए कि सर आप ट्रिक भी करा दीजिए, तो मैं आपको ट्रिक करा दूंगा। आपको एकदम आप चुटकियों में पता कर लेंगे कि प्रतिबिंब मतलब कहां पर बनेगा और बिंब की स्थिति कहां पर होगा। मतलब बिंब अगर हमारा कहां पर रहेगा, मतलब बिंब कहीं पर भी रहे, आप फटाक से बता देंगे ट्रिक से कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं जल्द ही मतलब ट्रिक को मतलब बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन को समझिए एकदम अच्छे तरीके से। देखिए क्या बोला है, आपको यहां पर समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए। कैसा प्रतिबिंब चाहिए, समान साइज का। तो देखिए यहीं पर आपको समान साइज का प्रतिबिंब मिलता है, नहीं तो कहीं पर भी आपको समान साइज का प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो समान साइज का अगर हमें प्रतिबिंब चाहिए, समान साइज का अगर प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु को हमें कहां रखना पड़ेगा, 2f1 पर, मतलब बिंब को कहां रखना पड़ेगा,
2F1 पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर है ना बिंब की स्थिति, तो बिंब हमें कहाँ पर रखना होगा 2F1 पर। अगर 2F1 पर हम लोग बिंब को रखेंगे तभी हमें समान साइज का प्रतिबिंब मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 यानी क्या दुगुना, 2 यानी दुगुना, और F यानी क्या फोकस, तो मतलब फोकस दूरी की दुगनी, ठीक है, यही आपको आंसर होगा। ठीक है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी कि 2F1 पर हम लोग रखेंगे वस्तु को। क्लियर है? 2 मतलब क्या 2, और F1 मतलब क्या फोकस दूरी, मतलब फोकस, ठीक है, तो फोकस दूरी, तो 2 इंटू फोकस दूरी, तो बस 2 गुना, मतलब फोकस दूरी का क्या है 2 गुना है, तो बस वही चीज को आपको 2 गुना मतलब फोकस दूरी। समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये जो सीएनजी है ना, सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने के रूप में नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को हम लोग क्या कहते हैं, पवनों का देश कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आप याद रखिए, जो हमारा जो घर में जो लाइन हम लोग जलाते हैं, जो उसमें बोर्ड वगैरह है, वो किस प्रकार के संयोजन में रहता है और किस प्रकार का संयोजन में नहीं रहता है। तो पहला बात तो आप याद रख लीजिए कि वो श्रेणीक्रम संयोजन में नहीं रहता है। अब श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए श्रेणीक्रम संयोजन में जैसे कि ये हमारा एक यहाँ पर जुड़ा रहा, फिर यहाँ पर एक हमारा जुड़ा रहेगा, यहाँ पर फिर हमारा एक जुड़ा रहेगा। इससे क्या होगा कि मान के चलिए ये वाला कोई भी, मतलब ये मान के चलिए एक स्विच है, ये भी आपका एक स्विच है, ये भी आपका एक स्विच है। मान के चलिए इस स्विच में अगर कुछ खराबी रहेगा, इस स्विच में कुछ खराबी रहेगा ना तो आपका ये वाला स्विच काम करेगा, ना तो आपका ये स्विच वाला काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग कोई भी मतलब बल्ब का या फिर फैन का या फिर टीवी का कोई भी कनेक्शन लेंगे तो काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग घर में ना कभी भी श्रेणीक्रम संयोजन करते ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिंपल सा ट्रिक है, संतरा, देखिए संतरा में आपका 100 है और यहाँ पर आपका सिट्रिक में भी 100 है। तो मतलब आप याद रखिए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि बिलियन के पीएच का मान 3 है वो क्या होगा? देखिए जैसे 3 तरह से आपको समझना है। एक, अगर बिलियन का पीएच मान 7 हो, एक 7 से कम हो और एक 7 से अधिक हो। ठीक है, अगर 7 हो तो बिलियन हमारा उदासीन होगा, तो बिलियन क्या होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो बिलियन हमारा अम्लीय होगा, और अगर 7 से अधिक है तो बिलियन हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, मतलब बिलियन क्या होगा, वह क्षारीय होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए पीएच मान 3 है, यानी कि 7 से कम है, और जब भी 7 से कम होगा तो वह क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। वह बिलियन कैसा होगा, अम्लीय बिलियन होगा। क्लियर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? मतलब जो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। अब यहाँ पर O और O के बीच जो संरचना बनता है, तो इसके बीच बोल रहा है कि कितना मतलब बंध पाया जाता है, मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध पाया जाता है, द्विबंध या फिर त्रिबंध। इस चीज को आपको बताना है। देखिए सिंपल सा कहानी है, O का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। और अगर देखा जाए तो इसका संयोजकता कितना होगा, संयोजकता 2 होगा। और जब संयोजकता 2 होगा ना, तो इसका मतलब इसमें इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा। बस सिंपल से आपको इस प्रकार से समझना है। और एक्चुअल में ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड से, इसे। ठीक है, मतलब इसका संयोजकता 2 हो गया, मतलब द्विबंध। जैसे हम नाइट्रोजन का बात करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 होगा। अब देखिए 5 है तो इसका संयोजकता कितना होगा, 3 होगा, तो मतलब नाइट्रोजन में त्रिबंध पाया जाएगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन रहता तो कितना आंसर हो जाता, 3, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। बस इस मतलब आप संयोजकता को याद रखेंगे, एक ट्रिकी कंसेप्ट हो गया आपका कि आप संयोजकता को याद रखेंगे तो आप फटाफट बता देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि बेंजीन का अनुसूत्र है। जो बेंजीन का सूत्र होता है ये C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। और बेंजीन को कुछ हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर मतलब इस प्रकार से बनाइए। मतलब पहले अगर इसमें आपको मतलब द्विबंध देना है तो इसमें मत दीजिए, तब इसमें दीजिए, मतलब एक छोड़ के देना है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं जैसे आपने यहाँ से देना स्टार्ट किया था। आप चाहे तो यहाँ से दीजिए, तो यहाँ पर दीजिएगा तो यहाँ नहीं देना है, फिर यहाँ देना है, फिर यहाँ नहीं देना है, फिर आपको यहाँ देना है। तो ये सब बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो इसका सूत्र यहाँ पर बताना है आपको। तो क्या होता है, तो C6H6 होता है बेंजीन। क्लियर?
आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, याद रखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र, जहां पर u क्या है, बिंब की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। क्लियर है, तो ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो 2 अप्रूफ है, 2 अप्रूफ है। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद ही कि अप्रूफ मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको अप्रूफ पर बेस्ड दिया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एल्किन का सामान्य सूत्र। देखिए आप याद रखिए, एल्किन एक हमारा होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। एक हमारा होता है एल्किन जिसका सूत्र होता है CnH2n, और एक हमारा होता है एल्काइन जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। मतलब यहां से एक बार 2 घट गया, फिर से यहां पर आए तो फिर से और एक बार 2 घट गया, मतलब 2 आपको घटा देना है। तो यहां पर हमें पूछा गया था एल्किन का, तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, तो यहां पर भर देंगे CnH2n। क्लियर है। आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप जानते होंगे कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलम्ब लिखेंगे, आप चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पर C भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये होता है आवेश का ऐसा मात्रक। आवेश बोला जाए या फिर विद्युत आवेश बोला जाए, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। मतलब जो समतल दर्पण जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता है। ठीक है, तो देखिए पहला विशेषता कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। क्लियर है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है एवं पार्श्व परिवर्तित होता है। ये पार्श्व परिवर्तित क्या है, जैसे कि मान के चलिए अगर आप मतलब समतल दर्पण के पास अगर खड़ा होंगे ना, तो मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, जब आप दर्पण में देखेंगे तो लगेगा कि वो हमारा राइट हैंड है। मतलब लेफ्ट वाला पार्ट आपको राइट जैसा लगेगा और राइट वाला पार्ट आपको लेफ्ट जैसा लगेगा, तो इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं। तो ये आपको मैंने 2 विशेषता बता दिया, यहाँ पर आपको 2 ही नंबर दिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही विशेषता लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, देखिए जैसा नाम है ना यहाँ पर वैसा काम ही है, मतलब निकट दृष्टि दोष बोला जाएगा ना, तो मतलब आप क्या होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, आप निकट दृष्टि दोष बोला है तो आप निकट की वस्तु को देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को आप देख नहीं पाएंगे। बस ये कहानी है यहाँ पर, देखिए मतलब एक अजीब टाइप का यहाँ पर कंसेप्ट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है कि जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मतलब निकट वाला तो आप देख पाएंगे किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है, मतलब क्या होगा कि आप निकट, जो निकट का जो वस्तु होगा उससे तो आप साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर के वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष होगा इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। और इसको दूर करने का मतलब दूर इसको कैसे किया जा सकता है, या फिर इसका संशोधन कैसे किया जा सकता है, या फिर इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस वाला चश्मा अगर दे दिया जाएगा, मतलब पहले तो चेकअप वगैरह सब कुछ करा के, ये नहीं कि अवतल लेंस लाए लगा दिए चश्मा में पहना दिए बेचारे को, तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, मतलब चेकअप वगैरह करा के डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो मतलब यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा मतलब इस दोष को दूर किया जा सकता है। ये आप समझ गए। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कंप्लीट सॉल्यूशन, आप YouTube में एकदम चप्पा चप्पा छान मार लीजिए, कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा, लेकिन हमारा ही एक चैनल है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। हाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन का, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं देगा। तो हमारा ही एक चैनल है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। तो आप एकदम देखिए आपको कुछ सेकंड ही लगेगा एक लाइक करने में और एक छोटा सा कमेंट करने में, तो आप लोग कर दीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा विद्युत परिपथ का एक आरेख है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक बल्ब है। ठीक है, ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास एक स्विच है, ये हमारा एक एमीटर है। तो इस प्रकार से आप एक मतलब डायग्राम बना देंगे तो यहां से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। बस सिंपल सा एक यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा।
इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। ये जो क्वेश्चन है देखिए दो तरीके से और पूछा जा सकता है। कैसा पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, या फिर देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा कहानी है, मतलब ये जो NaHCO3 है ये हमारा होता है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र। और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो यहां से हमें तीन चीज मिलेगा। पहला चीज मिलेगा हमें यहां पर सोडियम कार्बोनेट, एक हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमें मिलेगा जल। तो बस यही चीज आपको लिख देना है, बस कहानी खत्म। मतलब क्या लिखेंगे कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए क्वेश्चन में तो आपको बेकिंग सोडा तो लिखा नहीं है, लिखा है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वहां पर हमें मतलब मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर कभी कभार और एक चीज, यहां पर ये जो NaHCO3 है ना, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, इससे भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए तो हमें तो इतना आइडिया हो गया कि NaCO3 ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। और यहां पर ये जो हमने दो लगाया ना, इसको संतुलित करने के लिए हमने यहां पर दो लगा दिया है। क्लियर है। आपको तो संतुलित करने आता होगा। अभी संतुलित करने का एक दो क्वेश्चन भी मिलेगा, मैं वहां पर आपको कंसेप्ट बता दूंगा एकदम ट्रिक के साथ, एकदम आप ट्रिक के 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप मतलब संतुलित करके फेंक देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा संतुलित करें का है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर O2 है और यहाँ पर हमारे पास MgO। देखिए MgO है, मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ पर Mg है, Mg अकेले है, रहने दीजिए। K2 है, गिन के लिख दीजिए। 1 टो लिख दिया हमने। O K2 है, 2 टो है तो 2 लिख दिया हमने। क्लियर है। यहाँ पर MgO एक ही साथ है और Mg K2 है, 1 टो है और O K2 है, 1 टो है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर Mg 1 टो है, यहाँ पर Mg 1 टो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि यहाँ पर O हमारे पास 2 टो है और यहाँ पर O हमारे पास K2 है, 1 ही टो है। अब इस 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। तो 2 से गुना करेंगे तो देखिए Mg यहाँ पर 2 हो गया और O भी हमारा 2 हो गया। अब देखिए Mg में तो O में तो ठीक हो गया क्योंकि यहाँ पर भी O 2 हो गया, यहाँ पर भी O 2 हो गया। लेकिन Mg में यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो गया क्योंकि Mg यहाँ पर 1 हो गया और Mg यहाँ पर 2 हो गया। तो Mg को इधर 2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो बस सिंपल सा गुना कर दिया हमने। मतलब हमने क्या किया, ये जो पहला वाला Mg है इसमें हमने 2 लगा दिया तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। O2 में तो हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो MgO है ना, इसके आगे भी मैंने 2 लगाया है तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। बस ये संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। मतलब आपको यहाँ पर एक 2 लगाना है और एक यहाँ पर आपको 2 लगाना है। क्वेश्चन आपका बन गया, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं, फटाफट नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, क्वेश्चन में दम नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा दम कुछ नहीं है, समझ जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पर MnO2 मतलब ये Mn और O जो है एक ही साथ है। गिन के देख लीजिए कि Mn K2 है तो Mn 1 टो है और O K2 है तो 2 टो है। हमने लिख दिया एक ही साथ है तो एक ही साथ लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर H हमारे पास 1 टो है और Cl भी हमारे पास 1 टो है और एक ही साथ है तो H को 1 लिखा हमने, Cl को भी 1 लिखा, दोनों एक ही साथ है। इस प्रकार से हमने ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर लिख दिया। इधर का बात करते हैं, मतलब तीर चिन्ह के इस साइड। ठीक है, यहाँ पर Mn 1 टो है और Cl 2 टो है और दोनों एक ही साथ है तो Mn 1 Cl 2 इस प्रकार से लिख दिया। H2O है, H K2 है, 2 टो है और O K2 है तो 1 टो है तो इस प्रकार से दोनों एक ही साथ है तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर Cl K2 है तो 2 टो है, Cl K2 है तो 2 टो है। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए कि किस प्रकार से आपको काम करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। इधर हमारे पास Mn 1 टो है, इधर भी हमारे पास Mn 1 टो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमारे पास O 2 टो है, यहाँ पर O K2 है 2 टो है, जबकि यहाँ पर O हमारे पास 1 टो है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ ना। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर O K2 है 1 टो है, इसको 2 बनाएंगे तो 2 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 2 से गुना कर देते हैं। अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 मतलब H 4 टो हो गया। और ये देखिए 2 1 2 मतलब O हमारे पास K2 हो गया, 2 टो हो गया, मतलब H 4 टो हो गया, O 2 टो हो गया। यहां पर O ठीक है 2 टो, यहां पर भी O ठीक है 2 टो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर H हमारे पास 1 ही टो है, जबकि यहां पर H हमारे पास K2 है 4 टो है। मतलब इस H को अब हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बनाएंगे, तो 4 से गुना कर देते हैं ना, बन जाएगा। 4 से गुना कर देते हैं तो 4 1 4 हो गया। अब ये Cl भी देखिए 4 1 4 हो गया। अब देखिए H तो ठीक हो गया, H तो 4, यहां पर भी H 4। एक बार Cl को भी चेक कर लेते हैं तो यहां पर Cl 2 टो है, यहां पर Cl 2 टो है और यहां पर 2 टो इधर 4 टो और इधर भी देखिए 4 टो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप
आप सबको मिलाकर देख लीजिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं है। किसी का तो तबीयत खराब नहीं है, कोई मतलब किसी का तो यहाँ पर कोई बीमारी नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए mn का एक कोई प्रॉब्लम नहीं, O का 2 ठो, यहाँ पर O का 2 ठो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर H का 4 ठो कोई प्रॉब्लम नहीं, Cl का 4 ठो, यहाँ पर Cl का 2 ठो, यहाँ पर Cl का 2 ठो 4 ठो, मतलब किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम स्वस्थ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें तो हमने कुछ भी मतलब नहीं किया है, इसको हमने मतलब 4 रुपया वाला इंजेक्शन लगा दिया है, तो यहाँ पर इस 4 लगा दीजिए। ठीक है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सेकंड वाला में हमने 2 लगा दिया, तो बस आप यहाँ पर सेकंड वाला में 2 लगा दीजिए, मतलब 2 रुपया वाला इंजेक्शन, कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम चुटकी बजाते आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि अपरूपता किसे कहते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम बताएं। तो पहले आपको बताना है कि अपरूपता क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अपरूपता, ठीक है, अपरूपता क्या है। तो किसी तत्व के विभिन्न रूपों में पाए जाने की गुण को अपरूपता कहते हैं तथा प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि ये हमारे पास 3 फोटो है, 3 फोटो है। अब ये 3 फोटो किनका किनका है देख लीजिए। एक हमारा श्री रामचंद्र जी का है, ठीक है, एक विष्णु जी का है और एक हमारा श्री कृष्ण जी का है। ठीक है, श्री कृष्ण जी का है। अब देखिए, तीनों तो मतलब तीनों को हम सभी जानते हैं कि तीनों क्या है, भगवान, जो तीनों भगवान है, राम विष्णु श्री कृष्ण, तीनों तो एक ही भगवान है ना, लेकिन इनका रूप अलग अलग है। बस यही चीज को हम लोग अपरूपता बोलते हैं। बस कुछ समझना नहीं है आपको, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरूपता बोलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप है। हमको यहाँ पर बताना है कि 2 प्रमुख अपरूपों के नाम बताइए। तो कार्बन के 2 अपरूप, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि एक हीरा, ये जो आप देख पा रही है हमारा हीरा है, जो कि कार्बन का अपरूप है। एक ग्रेफाइट, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो पेंसिल में ये जो रहता है या फिर ये सब जो है, ये हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। और एक हमारा होता है फुलेरिन। तो आपको यहाँ पर 2 ही लिखना, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए 3 बता दिया, ताकि 2 तो याद जरूर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है देखिए, आपको बताना है कि चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है और अतिचालक क्या है, और साथ में आपको उदाहरण देकर समझाना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चालक, कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक अथवा सुचालक कहते हैं। क्लियर है? चालक बोला जाए, सुचालक बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब जिसमें विद्युत धारा एकदम आसानी से प्रवाहित होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। उदाहरण जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। अचालक को हम लोग कुचालक बोलते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह लिखिएगा, छूट गया है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक अथवा कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया इत्यादि, ये सब के सब क्या है, अचालक है। अचालक, चालक समझ गए, चालक को सुचालक बोलते हैं, अचालक को हम लोग कुचालक बोलते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है। आगे देखिए, अर्धचालक किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। वैसे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए, अगर सामान्य में मतलब जो इन जनरल जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है, परंतु तापमान बढ़ाने पर, अगर तापमान बढ़ा देते हैं या फिर अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। अगर हम लोग तापमान बढ़ा देंगे या फिर इसमें कुछ अशुद्धि मिला देंगे तो इनका जो चालकता है ये बढ़ जाएगा और इनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब। ठीक है, एक हमारा होता है अतिचालक, मतलब क्या कि ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान बहुत तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा ताप आएगा जिस ताप पर उनका जो प्रतिरोधकता है ना वह एकदम घटते जाएगा और घटकर 0 हो जाएगा। इन पदार्थों या धातुओं को अतिचालक पदार्थ या धातु का मतलब अतिचालक पदार्थ बोलिए या फिर अतिचालक धातु बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तथा इनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हैं पारा में ये गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी कैसे पाया जाता है, क्या होता है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, केवल आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछा था तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्या कि जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं। तो देखिए जीवाश्मी को अगर तोड़ेंगे ना तो 2 चीज मिलेगा, एक जीव मिलेगा, एक अश्मी यानी कि अवशेष। मतलब जो जीवों के अवशेष से जो बनेगा उसे हम लोग जीवाश्मी ईंधन बोलेंगे। तो देखिए लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दबे जीव जंतुओं के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। क्लियर है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अब क्वेश्चन आगे की तथा जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं, अब इसकी हानि को भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके हानि को। तो जीवाश्मी ईंधन की हानि को देख लीजिए। पहला ये आपका हानि यहाँ पर ये हो गया, क्या है कि जीवाश्मी ईंधन
जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है जो वायु को प्रदूषित करता है। ये आपका हो गया। फिर यहां से दूसरा पॉइंट आप देखिए कि यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती है जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट यहां से आपका क्लियर हो गया। आप इसी प्रकार से स्टार बना के लिखिएगा, मैंने यहां पर स्टार नहीं दिया है। ये आपका 1 स्टार हो गया, ये आपका 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, यानी कि 2 पॉइंट हो गया। आगे देखिए अगला क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन है ना, या फिर जीवाश्म ईंधन जो आप बोलें, तो जो जीवाश्म ईंधन है वह ऊर्जा का क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब जो कि सीमित मात्राएं हैं, मतलब कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो ये इसका एक हानि है। क्लियर है? समझ में आया? इधर 3 हानि बता दिए, एक आपने डेफिनेशन बताया, तो हो गया ना 4 नंबर। और कितना लिखना है? हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि धातु एवं अधातु के 2 भौतिक तथा 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखें। ठीक है, मतलब भौतिक गुणधर्म के आधार पर आपको 2 अंतर लिखना है और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपको 2 अंतर लिखना है। लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत सारा अंतर बताऊंगा। देखिए, यह क्वेश्चन कभी कभार आपको सिर्फ ऐसा पूछेगा कि धातु एवं अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें और 5 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर 5 नंबर दिया जाएगा तो मिनिमम आपको तो 5 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से रासायनिक गुणधर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट के साथ यहां पर बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर पाया जाता है। देखिए, धातु में बात करते हैं, इधर अधातु में बात करते हैं। धातु में देखिए, धातु उष्मा का सुचालक होता है और अधातु उष्मा का कुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। एक पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातु सामान्यतया कठोर होते हैं, अधातु सामान्यतः मुलायम होते हैं। देखिए, समझ में तो आपको आ ही रहा है। आगे बढ़े। ये धातु का बात हो रहा है, इधर हमारा अधातु का बात हो रहा है। क्लियर है? धातु का जो होता है इसका घनत्व उच्च होता है और अधातु का घनत्व निम्न होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातु में आघात वर्धितता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में आघात वर्धितता का गुण नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये धातु का बात है यहाँ पर, और ये हमारा अधातु का बात हो रहा है यहाँ पर। तो धातु जो होता है नहीं, तो इसकी ऊपरी परत चमकदार होती है और अधातु की ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है। जब यह, मतलब धातु का बात हो रहा है, जब यह कठोर सतह से, सत्ता नहीं लिखना है, सत्ता लिखना है। ठीक है, ये हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है, और इसमें बोलेंगे कि जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। आगे देखिए, अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, पहला इधर धातु है, इधर अधातु है। तो जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, जैसे कि Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, ठीक है, Al3+ हो गया। तो इस प्रकार से इसका कंसेप्ट अगर आपको कंप्लीट जानना है कि किस प्रकार से होता है तो आप चल जाइए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था धातु और अधातु, वहां पर आपको कंप्लीट कंसेप्ट मिलेगा। और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है, जैसे कि Cl- हो गया, O2- हो गया। क्लियर है? तो ये सब यहां पर ये आप समझ सकते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देती है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे धातु हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी मैग्नीशियम है, धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बना रहा है, और ये जो MgO का जो प्रकृति होगा ना, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। उसी प्रकार से जो अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड बनाता है, और जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। जैसे कार्बनिक अधातु है, यह मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है यहाँ पर, और CO2 का प्रकृति कैसा है, तो अम्लीय है। बस यही चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़े। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। यहां पर मैंने उतना एग्जांपल नहीं लिखा, मैं आपको केवल डेफिनेशन बता देता हूं। और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है, और अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आप चाहे तो कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर कोई आप एक धातु ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर के लिख सकते हैं, पोटेशियम धातु है, इसका अभिक्रिया करेंगे H2O से, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मतलब एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल सा था ना, तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों लिखे हम लोग। आगे बढ़ें। धातुएं अवकारक होती है, अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। यहाँ पर अपवाद के तौर पर कार्बन है। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अपवाद है कि Li, Na, Ca, Be, etc। और धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, जैसे कि NH3, PH3, H2O, etc। ये जो NH3 आप देख पा रहे हैं, इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा, 3 को नीचे लिखिएगा, PH3 में भी 3 को नीचे, H2O में 2 को नीचे, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, NaCl और MgCl2 के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख बनाएं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर देखिए, आपको मिल जाएगा। मैंने आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। वहाँ पर मैंने आपको Na2O, MgO, ठीक है, NaCl, NaCl, MgCl2, मतलब सबका मैंने पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन नंबर 25 को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 25 के और एक क्वेश्चन है जो कि विद्युत का है, विद्युत का न्यूमेरिकल है, और इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा और इसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। यानी कि मतलब ये मान के चलिए क्या हो सके तो आपका जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में ही मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी मैं छोड़ देता हूं। यहाँ पर ये जो श्रेणी क्रम वाला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं बाद में करा दूंगा, दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है। यहां पर ये चित्र दिया है, चित्र में जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब का आपको नाम लिखना है। तो देखिए यहां पर देखिए नाम, ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर ये जो है ये हमारा बल्ब है, 2 नंबर वाला ये हमारा स्विच है, 3 नंबर वाला बिकर है, 4 नंबर ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे क्या ग्रेफाइट की छड़ है, ये 5 नंबर ये जो आप ये देख पा रहे हैं क्या लवन विलयन है। देखिए सबसे मतलब हलवा क्वेश्चन बोला जाता है इसको, हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दम नहीं है, इतना छोटा सा आपको लिखना है, 2 मिनट का भी काम नहीं है और आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। कितना सुंदर चीज है ना। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा सब नहीं मिलेगा। मतलब ये सब अगर आ जाए मतलब समझिए कि आपका नसीब अच्छा है कि आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अथवा में हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है। इसी अथवा में हमें निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना है। जैसे कि पहला हमारे पास क्या है, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, क्लियर है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। दूसरा नंबर है जल। जल तो बच्चा जानता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है पता है आपको, ये होता है Na2CO3.10H2O, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर डी, अभी मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो बेकिंग सोडा है ना, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो हमें Na2CO3 मिलता है, और जब हम लोग इसको मतलब ये जो Na2CO3 मिला, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं ना, तब धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। तो चलिए यहाँ से एक चीज आपको और सीखने को मिल गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे तो एक चीज अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए ये मान के चलिए आपका, ये तो मान के क्या चलना है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर मात्र देखिए 4 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। तो बताइए कि कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में इसके बारे में आ रहा है कि मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब 4 क्वेश्चन है, किसको मैं अच्छा बोलूँ, किसको मैं 2 नंबर दे दूँ, किससे मैं 1 नंबर लूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ ये होता कि यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया रहता, ई नंबर वाला कोई एक और क्वेश्चन दिया रहता, लेकिन मुझे तो जैक का कुछ पैटर्न पता ही नहीं चल रहा है कि इसका मतलब मन में क्या चल रहा है, इसका दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ, भाई बहन जो भी है आपके कॉन्टैक्ट में, जो इस साल क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को कहिए कि इस चैनल में आकर जुड़े। पैसा तो आपको लग नहीं रहा है, आपने अभी तक 1 भी रुपया दिया नहीं है मुझे, खैर पैसा लगेगा नहीं और सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप लोग पूछिए, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।